जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड पढ़ेंगे। डिमांड जिसे हिंदी में हम मांग कहते हैं, और मांग को हम लोग पहले डिफ़ाइन करेंगे और मांग में फिर हम लोग मांग को डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग इफ़ेक्टिव डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। प्रभावी मांग, और प्रभावी मांग को फिर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, अंग्रेज़ी में भी करेंगे और फिर हिंदी में भी करेंगे। फिर उसको समझेंगे और समझने के बाद फिर हम लोग मांग के संबंध में कुछ आगे बढ़ेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। मांग जो है इसको हमने लिखा है यहाँ पर डिमांड। तो डिमांड को हम लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द कंज्यूमर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज अ गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मांग को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि उपभोक्ता की इच्छा और उसकी एबिलिटी यानी कि आर्थिक क्षमता किसी वस्तु को या किसी सेवा को किसी खास समय में या किसी खास अंतराल में खरीदने का और खरीदने की इच्छा को रखने का नाम ही डिमांड है। अब इसमें मामला यह है कि हमने किसी चीज़ की इच्छा रखी और हमारे पास साधन भी है, आर्थिक साधन भी है, हमारे पास एबिलिटी टू परचेज भी है। तो एक चीज़ उसमें और ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास एबिलिटी टू परचेज है, इकोनॉमिक पावर है, हाथ में मेरे पास इनकम है, कुछ पैसे हैं और मेरी इच्छा है, तो उसको क्या हम फ़ौरन खरीद लेंगे? फ़ौरन खरीदने के लिए हमारी ज़रूरत ऐसी होनी चाहिए जो हमको बाध्य करे कि हम फ़ौरन खरीदें। और किसी चीज़ को हम अगर हमारी ज़रूरत बनती है और उस ज़रूरत के हिसाब से हमारी इच्छा होती है तो फिर उसके लिए हमको तत्परता की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली नीडफुल है वो, तो हम उसके लिए तत्पर होंगे, और तत्पर होंगे तब वो जाकर के हमारा इफेक्टिव डिमांड बनेगा। तो उस इफेक्टिव डिमांड को भी हमने यहाँ पर परिभाषित किया है। इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज डिफाइंड एज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड माने प्रभावी, प्रभावशाली मांग। इसको कहते हैं हम कि इफेक्टिव डिमांड मीनिंग दैट it is a consumer want or a need supported by an ability to pay and readiness to pay। readiness to pay मतलब हमें अगर किसी चीज़ का ज़रूरत हुई, मुझे पढ़ते हुए अगर ऐसा लगा कि मुझे एक माइक्रो इकोनॉमिक बुक की किताब की ज़रूरत है, तो सिर्फ ज़रूरत होने से तो वो मेरी डिमांड हो नहीं गई। ज़रूरत होने के लिए हमने इसको यहाँ पर ये लिखा है कि ये ज़रूरत किसी चीज़ की हमको ज़रूरत महसूस हुई कि माइक्रो इकोनॉमिक के बुक की हमें ज़रूरत है। अगर ज़रूरत हमें महसूस हुई तो हमारे अंदर एक इच्छा हुई कि ये किताब हमारे पास आनी चाहिए, और इच्छा के बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें हमारे पास साधन है कि नहीं है, हमारे पास पर्याप्त इनकम या पर्याप्त पैसा है कि नहीं कि हम उसको कर सकें, खरीद सकें। और फिर उसके लिए हम बिल्कुल ईगरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए कि हम उसको खरीद लें। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमारा डिमांड जो है इफेक्टिव डिमांड है, प्रभावशाली डिमांड है, और इकोनॉमिक सेंस में वो एक डिमांड है। उसके बाद हम लोग आगे उसके बाद क्रय करने की बात सोचेंगे, लेकिन वो डिमांड उस हद तक इफेक्टिव हो गया है। तो हम लोग हिंदी में उसको यही कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। प्रभावी या प्रभावशाली डिमांड मांग की पूर्ति के लिए उपभोक्ता को भुगतान करने की क्षमता हो और उपभोक्ता उसके लिए तत्पर हो। इसको मैंने चार स्टेज में बांटा है। जैसे ज़रूरत एक चीज़ है, पहली चीज़ है। उसके बाद अगर हमको ज़रूरत हुई एक माइक्रो इकोनॉमिक बुक की, तो फिर हमारी इच्छा होगी कि हम उसको ख़रीदें। दूसरा स्टेज हमारा इच्छा का आएगा, और उसके बाद एक आर्थिक रूप से संसाधन का, इच्छा के बाद तीसरा स्टेज साधन का आएगा। और साधन होने के बाद अगर हम तत्पर हैं, हमारे अंदर तत्परता है, तब उस मांग की पूर्ति, वो कंप्लीट इफेक्टिव मांग हो गया, पूर्ण रूप से वो हमारा प्रभावशाली मांग हो गई वो। अब इसको ज़रूरत को हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में, अगर इस चारों स्टेज को हम लोग करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेसेसिटी। और उसके बाद आता है इच्छा का मामला। तो इच्छा जो है वो उसको हम लोग अंग्रेजी में विलिंगनेस, और साधन को हम लोग एबिलिटी लिख सकते हैं, एबिलिटी। और तत्परता को हम अंग्रेजी में रेडीनेस कह सकते हैं। गोया कि एक डिमांड को, एक हमारी ज़रूरत कुछ हुई, ज़रूरत महसूस हुई, और उसको पूरी तरह से
इम्प्लीमेंट करने के लिए, कार्यान्वयन करने के लिए नेसेसिटी पहला स्टेज है जो ज़रूरत है, उसके बाद इच्छा है, विलिंगनेस है, फिर एबिलिटी टू परचेज है, या हमारे पास पैसा हो, इनकम हो और हम उसके लिए तत्पर हो, रेडीनेस होना चाहिए, तब जाकर के वो डिमांड जो है, हमारा डिमांड वो इफेक्टिव डिमांड हो जाता है, ये इफेक्टिव डिमांड हो जाता है। तो छात्रों, मैंने जो अभी एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, इसको आप लिख लीजिए और फिर इस पर हम एक बहस करेंगे, इसको हम आगे लेकर के चलेंगे। इसके बाद हम लोग ज़रा देखेंगे कि डिमांड को कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है इकोनॉमिक्स में या हमारे डे टू डे लाइफ में जो डिमांड को कंट्रोल करता है, और डिमांड किस किस चीज़ों से प्रभावित होता है। यानी उसको हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या है, हम इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हाँ दोस्तों, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को यहाँ पे लिख दिया है और इसकी थोड़ी सी मैं व्याख्या कर दूँ, आप इसे उतार सकते हैं, अपने लिख लें अपने नोटबुक में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहने का मतलब ये हुआ कि वो सारी चीज़ें जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, यानी जो डिमांड पर अपना प्रभाव रखती हैं, अपना असर रखती हैं। तो डिमांड पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी डिमांड पर सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है, जिस वस्तु का हम डिमांड कर रहे हैं, जो कमोडिटी है हमारे डिमांड की, उसके अपने प्राइस का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर एक दिए हुए किसी बाज़ार में अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, और अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बट नेचुरल है कि वो बढ़े हुए कीमत, जब कीमत बढ़ रही होगी तो उसका डिमांड घट रहा होगा। तो किसी भी वस्तु का या सेवा का पर जो प्रभाव पड़ता है, पहला प्रभाव वो उसके प्राइस का, उसके कीमत का पड़ता है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो किसी चीज़ का जो डिमांड है, किसी चीज़ की जो मांग है, वो उसके कीमत का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अंग्रेजी में अगर इस बात को कहें तो हम कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ एनीथिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। तो यही चीज़ हमने लिखा है कि प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज इटसेल्फ, सबसे ज़्यादा डिमांड पर प्रभाव जिस वस्तु के लिए, जिस कमोडिटी के लिए डिमांड किया जा रहा हो, उसके प्राइस का पड़ता है। दूसरी चीज़, दूसरा जो प्रभाव पड़ता है किसी वस्तु के डिमांड पर, उसके मांग पर, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज। तो रिलेटेड गुड्स क्या हो सकता है? आमतौर से जो हमारा रिलेटेड गुड्स होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। गुड्स, रिलेटेड गुड्स जो होता है, मिलता जुलता जो गुड्स होगा, वो या तो सब्स्टिट्यूट होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो सब्स्टिट्यूट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री के बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे सब्स्टिट्यूट है, जैसे हम बाज़ार में कभी गर्मी ज़्यादा होती है तो हम लोग कोका कोला खरीदते हैं। तो अगर कोका कोला हम लोग खरीदते हैं और कभी कभी हम लोग पेप्सी भी खरीदते हैं, कुछ लोग पेप्सी भी खरीदते हैं। अगर कोक नहीं मिला, कुछ लोग दोनों ही खरीदते हैं। हम आमतौर से एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि अगर हम कोका कोला खरीदने गए और दुकानदार ने कहा कि कोक तो साहब ख़त्म हो गया है, कोका कोला ख़त्म हो गया, तो हम लोग कहते हैं पेप्सी दे दो। और कब कुछ लोग कोका कोला भी खरीदते हैं और पेप्सी भी खरीदते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में। दोनों का टेस्ट है उनके पास, दोनों उनके लिए अच्छा है, मिलता जुलता टेस्ट है। तो जो मिलती जुलती चीज़ें हैं, रिलेटेड गुड्स होती हैं, उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। इसको हम अभी समझते हैं थोड़ी देर में, इन डिटेल हम लोग बाद में समझेंगे। हम अपने दूसरे वीडियो में इसको समझाएंगे इन डिटेल, और कि इसका
डिमांड पर क्या असर पड़ता है, इन डिटेल इसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम यही समझते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज वेदर दे आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद जो तीसरी चीज है जो हमारे डिमांड को प्रभावित करती है वो कंज्यूमर का इनकम है। अगर किसी कंज्यूमर का इनकम बहुत ज्यादा है तो उसका ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगा। अगर हफ्ते में हम 5 लीटर का एक कोक का बोतल खरीदते हैं या 5 लीटर एक लीटर का 5 बोतल खरीदते हैं और 5 लीटर पेप्सी खरीदते हैं, अगर उस आदमी की इनकम बढ़ जाए तो फिर वो हो सकता है कि हफ्ते में 5 लीटर नहीं खरीदेगा, वो 7 लीटर कोक खरीदेगा और 7 लीटर पेप्सी खरीदेगा। तो अगर इनकम घट जाए तो उसका डिमांड भी घट जाता है, और अगर व्यक्ति का डिमांड घट जाता है तो पूरे समाज का डिमांड घट जाता है, पूरी कम्युनिटी का डिमांड घट जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ है तो लोगों को, बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को लीव विदाउट पे कर दिया है, उनकी सैलरी खत्म हो गई है। तो जाहिर सी बात है, और बड़े बड़े शहरों में जैसे आप नोएडा में चले जाएं या आप गुड़गांव में चले जाएं तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने बहुत सारे लोगों को हटा दिया है नौकरी से। उनको हटाया नहीं है लेकिन लॉकडाउन के पीरियड तक या कोरोना काल में उनको लीव विदाउट पे कर दिया, मतलब उनकी नौकरी नहीं गई है लेकिन उनको सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उनका इनकम जो है घट गया है, तो उनका ये डिमांड घट गया होगा, बहुत ज़्यादा घट गया होगा। और चूंकि गुड़गांव में या नोएडा जैसी जगह में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है या बहुत सारे लोग लीव विदाउट पे हो गए हैं, तो पूरी कम्युनिटी का, पूरे समाज का डिमांड घट गया होगा। तो कंज्यूमर के डिमांड पर उसके इनकम का भी प्रभाव पड़ता है। चौथी चीज है द कंज्यूमर्स और बायर्स टेस्ट एंड नेसेसिटी। अगर उसका डिमांड, किसी इलाके में अगर लोग सेब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो सेब का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर हम भी सेब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो सेब का डिमांड मेरे लिए बढ़ेगा। अगर उसकी कीमत बढ़ भी जाए तो भी टेस्ट का असर ये होगा कि फिर भी हम खरीदेंगे। शायद कीमत के जितना कीमत जिस रेशियो में बढ़ रहा है उस रेशियो में मेरा डिमांड नहीं घटेगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मेरा टेस्ट है, हम उसको पसंद करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी में ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसका डिमांड वो इजीली अवेलेबल नहीं भी होगा, थोड़ा उसका दाम ज़्यादा भी लगेगा तो भी मेरा डिमांड रहेगा। जैसे गर्मी के दिनों में कहीं कहीं पे हम लोग जब हाईवे पर जा रहे होते हैं और बहुत गर्मी लगती है तो कभी कभी वो हमसे कोक और पेप्सी की ज़्यादा कीमत लेता है। तो ये नेसेसिटी जो है मेरे डिमांड को बढ़ा देता है, यानी हम थोड़ा ज़्यादा भी पे करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। पांचवी चीज़ है कि कंज्यूमर्स प्रीफरेंस। अब ये प्रीफरेंस क्या है? कंज्यूमर्स, उपभोक्ता का प्रीफरेंस, उस उपभोक्ता की तरजीह, वो किस चीज़ पर किस चीज़ को तरजीह देता है। जैसे अभी पिछले साल लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था दिल्ली में शराब की सारी दुकानें बंद हो गई थी, और शराब की सारी दुकानें बंद हो गई थी। लेकिन जब एक दफ़ा कई दिनों के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसमें ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़े लोग उसमें शराब खरीदने गए थे, बड़े लोग भी गए थे, जो बहुत धनी मनी व्यक्ति हैं वो लोग भी गए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी गए थे जो बहुत गरीब दिखते थे। और वाकई जो दिल्ली से जो खबर है कि बहुत सारे गरीबों ने भी, जो शराब के आदी हैं, जिनको आदत है, उन्होंने खरीदा। उनका प्रीफरेंस है, वो खाना अपना थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन वो शराब खरीदेंगे, भले ही उस पर गवर्नमेंट का टैक्स या जो एक्साइज ड्यूटी है वो 300% हो जाए, 300 की जगह पर 600% हो जाए। कीमत बढ़ते रहने से भी शराब का डिमांड उस रेशियो में नहीं घटता है, और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं घटता है। अगर एक शराब के बोतल की कीमत 300 रुपये है तो भी वो एक बोतल पिएंगे, हफ्ते में एक बोतल चाहिए उनको। और अगर उसकी कीमत 600 रुपये हो जाए, 800 रुपये हो जाए तो भी उनके कीमत, वो दूसरी चीज़ की खपत को कम कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है एक्सपेक्टेशन वेदर द प्राइस एंड इनकम विल गो अप और गो डाउन। गो अप और गो डाउन, कोई हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है या ज़्यादा कम होती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। हम जब आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जब मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमें ये लगे कि अगले हफ्ते से एक हफ्ते के बाद बहुत सारी आइसक्रीम की कंपनी लॉन्च हो रही है और मार्केट में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा आशा किया जाएगा, लोग ऐसा आशा करेंगे कि
आइसक्रीम की कीमत अगले हफ्ते से कुछ कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि अपने डिमांड को, उस पैसे को बचाएंगे कि अगले हफ्ते जब आइसक्रीम की कीमत घट जाएगी तब आइसक्रीम खरीदेंगे या आइसक्रीम ज़्यादा खरीदेंगे। तो हो सकता है कि इस हफ्ते वो आइसक्रीम खरीदे ही नहीं, या अगर खरीदे तो जितना उनके यहाँ खपत है उससे कम खपत करें और उस पैसे को बचाएं, ताकि अगले हफ्ते जब कुछ आइसक्रीम की कीमत में कमी आए तो वो अपने आइसक्रीम के खपत को, डिमांड को बढ़ा देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम का ऊपर जाना और नीचे आना, इसका तो डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि अगर किसी को ये लगे कि इस महीने तक, ये जून महीना है, जून 2021 है, मुझे सैलरी मिलेगी, अगले महीने से कंपनी मुझे निकालने जा रही है, कंपनी ने नोटिस कर दिया है मुझे, मई महीने में कर दिया, अप्रैल में कर दिया कि 1 जुलाई से आपकी नौकरी नहीं रहेगी, या आपकी नौकरी रहेगी, आप लीव विदाउट पे हो जाएंगे, नौकरी रहेगी, आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ऐसा होगा ही कि हमारी खपत जो है, मेरी मांग सारी चीज़ों के लिए, सारे वस्तु के लिए, सेवा के लिए कम हो जाएगी। जैसे ही हमको नोटिस मिलेगा कि 1 जुलाई से हम लीव विदाउट पे कर दिए जाएंगे, कंपलसरी, फोर्सफुली हमारी नौकरी चली जाएगी 1 जुलाई से, तो जब हमको नोटिस मिल जाएगी, चाहे वो अप्रैल में मिले, मई में मिले, ऑनवर्ड हमारी जो खरीदने की जो क्षमता है उसको हम कम कर देंगे, मेरे अपनी डिमांड को हम कम कर देंगे। क्योंकि हम जान रहे हैं कि 1 जुलाई से मेरे पास कोई तनख्वाह नहीं आएगी, तो अब मेरे पास जो बचा हुआ पैसा है, सेविंग है, उसी में मुझे काम चलाना है, तो डिफरेंटली मेरा डिमांड जो है वो घट जाएगा। अब हमने अभी बताया था कि ये सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड गुड्स के लिए होती है। तो सब्स्टिट्यूट को पहले हम लोग डिफाइन कर लें कि सब्स्टिट्यूट है क्या। तो सब्स्टिट्यूट हम लोग कहते हैं कि 2 गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। इसको हिंदी में कह दें कि अगर 2 चीज़ों में, 2 वस्तुओं में अगर एक की कीमत बढ़ जाए तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। तो ऐसा गुड्स, ऐसे दोनों सामान को एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कहेंगे। फिर से इसे सुन लीजिए कि 2 वस्तु में, 2 सामानों में अगर एक की कीमत बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो वैसा पहला और दूसरा सामान एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। इस बात को कन्वर्सली भी हम कहते हैं, विपरीत दिशा में। इसको पहले को उसके कन्वर्स में भी हम कह सकते हैं कि व्हेन ए फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड रिड्यूसेस द डिमांड फॉर अनदर गुड। यानी अगर एक चीज की कीमत कम हो जाए तो दूसरे चीज की डिमांड जो है वो घट जाती है। तो दूसरे चीज की डिमांड घट जाती है, तो ऐसे दोनों सामानों को, दोनों रिलेटेड गुड्स को एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कहेंगे। अब हम आते हैं, सब्स्टिट्यूट हो गया, अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। इसको फिर अंग्रेजी में हम एक बार कह दें कि 2 गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। यानी 2 ऐसा रिलेटेड सामान हो कि अगर एक सामान की कीमत बढ़ जाए तो दूसरे की खपत घट जाए, तो ये दोनों सामान एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। कन्वर्सली, इस बात को कन्वर्सली, इसके विपरीत हम इस तरह से कह सकते हैं कि when the fall in price of one good raises the demand for the other। अगर एक वस्तु की कीमत गिर जाती है तो दूसरा जो रिलेटेड गुड है, दूसरा जो रिलेटेड सामान है, वस्तु है, उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ऐसे दोनों वस्तु जो हैं, रिलेटेड वस्तु, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। हाँ दोस्तों, अब अपने हम डिमांड चैप्टर के फाइनल फेज में हैं और हम अब इस वक्त देखेंगे कि जो एक्चुअल मार्केट पोजीशन है, जो बाज़ार की जो एक्चुअल पोजीशन होती है, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में बात करके हम ये देखेंगे कि वो हमारी थ्योरी को, जो हमारे डिमांड का जो उसूल है, प्रिंसिपल्स ऑफ जो डिमांड है, उसको बाज़ार की जो हालत है वो उसको कहाँ लेके जाती है। तो उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एप्पल, मार्केट ऑफ एप्पल को ले लेते हैं। सेब का जो बाज़ार है या सेब की जो कीमत है
उस पर चर्चा करें और उस परिदृश्य में, उस बैकड्रॉप में हम देखेंगे कि डिमांड पर विभिन्न प्राइस का, विभिन्न कीमतों का डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाउ द डिमांड ऑफ एप्पल इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ एप्पल। अब हम चूंकि एप्पल मार्केट को ले रहे हैं, उसके डिमांड को ले रहे हैं और उसके प्राइस को ले रहे हैं, तो किसी भी मार्केट में ये होता है कि अगर किसी चीज़ की एक खास कीमत होती है और उससे रिलेटेड उसका एक खास डिमांड होता है। जब कीमतें घटती हैं तो डिमांड बढ़ता है, और अगर कीमत बढ़ती है तो डिमांड घट जाता है। अब उसको हम अपने बोर्ड पर, उसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, हम उस तरफ चलते हैं। ये दो एक्सिस का ग्राफ है, ये O है पॉइंट और ये X है। OX जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और OY जो है वर्टिकल एक्सिस है। हम OX पर OX एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ एप्पल को दिखा रहे हैं। मतलब हमारा OX एक्सिस जो है वो क्वांटिटी ऑफ एप्पल को रिप्रेजेंट करता है, और OY एक्सिस जो है वो प्राइस ऑफ एप्पल इन रुपीस, और OX एक्सिस जो है क्वांटिटी ऑफ एप्पल इन किलोग्राम। मतलब ये सेब की क्वांटिटी को किलोग्राम में OX एक्सिस दर्शा रहा है, और OY एक्सिस सेब की कीमत को रुपए में दर्शा रहा है। अब इसको हम लोग देख लें। ये कुछ इस प्रकार का है, और बाज़ार में कभी सेब जो है वो 300 रुपये किलो भी बिकता है, कभी 200 रुपये किलो भी उसकी कीमत हो जाती है, कभी 400 रुपये भी हो जाती है, और कभी कभी 100 रुपये किलो भी सेब बिकता है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ ये देख लें कि हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसा कौन सा फैक्टर है या क्या क्या डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। उसमें हमने 5-6 तरह की और कई तरह की चीज़ों को पढ़ा है और उसमें डिस्कस किया है। उसमें हमने देखा है कि प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और परचेजर और बायर, और इस तरह से उसका चॉइस है, उसकी प्रेफरेंसेस हैं, उसकी नेसेसिटी है। अभी जो हम ये देख रहे हैं और जो हम बाज़ार को जो हम अंकित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बोर्ड पर, वो उसको हम इस तरह से सिर्फ देख रहे हैं कि एक जो सेब है, जो एक तरफ हमारा सेब की क्वांटिटी का डिमांड है और दूसरी तरफ उसका प्राइस है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब सेब अगर 200 रुपये किलो है तो इसका एक डिमांड होगा, और अगर 100 रुपये किलो है तो इसका कोई और डिमांड होगा। लेकिन एक चीज़ हम और इसमें बताते चले कि अगर सेब की कीमत 400 रुपये होती है तो सेब का डिमांड जो है वो
अगर 400 रुपये कीमत है तो सेब का डिमांड 1 किलो का हम देख रहे हैं, लेकिन अगर इसकी कीमत गिर गई और 300 रुपया हो गया, कीमत गिरेगी तो डिमांड ये बढ़ जाएगा। ये डिमांड कुछ ऐसा यहाँ आ जाएगा और हम देख पा रहे हैं कि ये 1 किलो था, यहाँ 2 किलो है, यहाँ 3 किलो है और यहाँ 4 किलो सेब है। गोया कि जब 400 रुपये कीमत है तो कंज्यूमर 1 किलो डिमांड करता है और जब कीमत घट के 300 हो जाती है तो डिमांड 2 किलो का हो जाता है। अगर कीमत और कम हो जाती है, 200 रुपये की हो जाती है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये डिमांड घट करके बढ़ जा रहा है। यानी जब 400 रुपये कीमत है तो डिमांड 1 किलो का है एक कंज्यूमर का, और 300 रुपये जब कीमत है तो डिमांड 2 किलो का है, और 200 रुपये जब घट गया कीमत तो डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर कीमत 100 रुपये तक गिर जाए तो डिमांड 4 किलो हो जाता है। अगर 100 से भी नीचे कीमत आ जाए तो डिमांड 4 किलो से कुछ ज्यादा हो जाएगा, और अगर कीमत 400 के ऊपर चली जाए तो हम देख रहे हैं कि डिमांड 1 किलो से भी कम हो जाएगा। तो ये हमको विभिन्न पॉइंट्स मिल रहे हैं, 400 के रेट पर, 300 के रेट पर, 200 के रेट पर और 100 रुपए के रेट पर। अगर इसको हम मिलाते हुए चलें तो यही हमारा डिमांड कर्व आ गया। ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। इसको हम थोड़ा डीप कर देते हैं और इस डिमांड कर्व का नाम हम दे देते हैं D1। ये D1 ही हमारा डिमांड कर्व हुआ। ये जो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है, ये अपनी मर्जी से या अपनी बुद्धि से या अपनी अकल से नहीं किया है। जो बाजार की असल हालत है उस ऑब्जर्वेशन को लेकर के हमने डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल, इसको हमने डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल इन किलोग्राम और प्राइस ऑफ एप्पल इन रुपीस को हमने विभिन्न दामों पर जितना डिमांड असल बाजार में एग्जिस्ट कर रहा है उसको लिया है। ये हमारी कोई मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री या ग्राफ की जानकारी से हमने इसको नहीं टाना है, बल्कि जो बाजार में हमने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया है या जो पाया है, या आप भी पाएंगे, आप भी जब कभी कभी देखते होंगे सेब का या और किसी सब्जी का मार्केट कभी अप होता है और कभी डाउन होता है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर के आपके पेरेंट्स या और भी घर में कोई जो शॉपिंग के लिए या सब्जी या फलों के लाने के लिए गए हैं, अगर उनको सब्जी या फल सस्ता मिला है तो उनका परचेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उनका क्रय जो है थोड़ा बढ़ गया है। तो हमने यही देखा कि जब कंज्यूमर को, उपभोक्ता को 400 रुपये किलो सेब मिल रहा था तो जाहिर सी बात है कि ये सेब महंगा है बाजार के हिसाब से, तो वो अपनी ज़रूरत के लिए उसको खरीदना है तो उसने 1 किलो खरीदा। वो यहाँ पर आके 1 किलो खरीदता है, लेकिन अगर उसको 300 रुपये मिलता है तो वो इस पॉइंट पर आ जाता है और वो 2 किलो खरीदता है, क्योंकि यहाँ से 2 किलो से हम अप करते हैं और ये इधर से इसको 300 को मिलाते हैं, तो 2 किलो और 300 का मिलान इस पॉइंट पर होता है। जो ये दोनों जो मिलता है, जो ये एक्स एक्सिस 2 किलो और वाई एक्सिस 300, ये इस पॉइंट पर मिलता है। और अगर 200 रुपये में 3 किलो मिल जा रहा है सेब, तो 200 रुपये को हम इसको हॉरिजॉन्टल बढ़ाते हैं और इस क्वांटिटी के पॉइंट को हम प्राइस के हिसाब से वर्टिकल बढ़ाते हैं और इस 200 के प्राइस को हम डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल के हिसाब से हॉरिजॉन्टल बढ़ाते हैं, तो ये इस पॉइंट पर मीट करता है। और इस तरह से अगर कीमत 100 रुपये हो जाती है और उपभोक्ता इसको 4 किलो अवेलेबल
100 रुपए के रेट पर वो 4 किलो खरीद पाता है, तो 100 रुपए को, चूंकि ये प्राइस है तो इसको ये वर्टिकल चीज है, ये वर्टिकल एक्सिस पे है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल की तरफ ले आते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल पर है उसको वर्टिकली हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो वो इस पॉइंट पर मिलता है। तो गोया कि हमारे पास ये 4 पॉइंट हो गए। अगर इसका हम नाम दे दें तो हम नाम दे सकते हैं कि प्राइस P4 पॉइंट, P3 पॉइंट, P2 पॉइंट और P1 पॉइंट। ये ग्राफ बाजार के दाम और खरीदारी से प्लॉट किया गया है, किसी ज्योमेट्री के या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के या ट्रिगोनोमेट्री या मैथमेटिक्स के या और किसी विद्या के जानने से नहीं प्लॉट किया गया है। 400 रुपए में 1 किलो, ये 400 और 1 किलो, ये इस तरह से आया, 1 पॉइंट हमें यहां मिला। 300 रुपए में 2 किलो उपभोक्ता खरीदता है, तो ये 2 यहां ऊपर गया और ये 3 इधर आया, तो एक P3 पॉइंट इसका हमने नाम दे दिया। 200 रुपए में 3 किलो, तो ये 200 हम हॉरिजॉन्टल ले गए और 3 किलो को हम वर्टिकल ले गए, तो जहां पे मिला वो पॉइंट P2 हो गया। और इसी प्रकार 100 रुपए किलो में ये पॉइंट P1 हो गया। तो हमें मिला क्या, हमने अपने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से हमें एक पॉइंट मिला 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का और 400 रुपए का। एक 1 किलो का पॉइंट, एक 2 किलो का पॉइंट, एक 3 किलो का पॉइंट, एक 4 किलो का पॉइंट। हम चाहे तो इससे आगे का भी पॉइंट ले सकते हैं, इससे आगे का भी ले सकते हैं, लेकिन यही काफी है हमारी चीजों को समझने के लिए और प्रमाणित करने के लिए। टू प्रूव द एक्सम ऑफ डिमांड, द थ्योरी ऑफ डिमांड, ये काफी है। 4 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। तो हमने प्राइस और क्वांटिटी अवेलेबल और क्वांटिटी डिमांडेड के हिसाब से हमारे पास 4 पॉइंट है, P1, P2, P3, P4। इस सब को हमने मिला लिया, इसको थोड़ा आगे कर दिया, इसको थोड़ा नीचे कर दिया। तो हम देखते हैं कि जो मेरा जो ये डिमांड कर्व आया, जो मेरा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व DD1 मुझे मिला, जिसका नाम मैंने DD1 दिया। इसका नाम कुछ भी दिया जा सकता था, A1 दिया जा सकता था, DD दिया जा सकता था। डिमांड कर्व मिला और इसमें फोर पॉइंट्स P1, P2, P3 एंड P4 हमें मिला। वो मिला इस तरह से कि 400 पर केजी का एक रेट है, 300 पर केजी का एक रेट है, 200 पर केजी का एक रेट है, 100 पर केजी का एक रेट है। अवेलेबिलिटी 400 जब मिल रहा था तो कंज्यूमर का डिमांड 1 केजी था, 300 हुआ तो 2 केजी हुआ। गोया कि हम देखते हैं कि जब प्राइस गिर रहा होता है या गिर रहा था या और गिरा है, तो कंज्यूमर का डिमांड बढ़ता चला गया है। और जब ये ऑब्वियस है, अगर 100 रुपए में कंज्यूमर को 4 किलो मिलता था, कभी उसने लिया है, लेकिन अगर 200 रुपए किलो हो जाएगा उसका कीमत, डेफिनेटली कंज्यूमर कम लेगा और वो 3 किलो पर आ जाएगा। और अगर इसी तरह 400 पर हो जाए, 400 रुपए कीमत हो जाए, नीचे से भी अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर 1 किलो पर आ जाएगा। तो हमने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में जो बाजार का एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से इस ग्राफ को प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद मैं देख रहा हूं कि डिमांड कर्व DD1 जो है ये डाउनवर्ड टू द राइट है। अगर हाई प्राइस से हम लेते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज डाउनवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट, थोड़ा दाएं की तरफ भागा हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं, अब हम अपने थोड़ा सा ग्राफ के ज्ञान को अगर आगे बढ़ाएं तो डाउनवर्ड टू द राइट जो चीज होती है, जो ग्राफ आता है, जो डिमांड कर्व है इस वक्त हमारा, ये हमने डाउनवर्ड टू द राइट इसको टाना नहीं था, बाजार के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आउटकम ऑफ द ग्राफ ये हमारा हुआ है DD1। डिमांड कर्व इवॉल्व डाउनवर्ड टू द राइट। ये इवॉल्व हुआ है, ये खुद से निकला है बाजार की एक्चुअल हालत से, जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस जो मार्केट का है उससे ये डिमांड कर्व निकला है और ये डाउनवर्ड टू द राइट है, डाउनवर्ड टू द। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखें, इसका व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व विच इज डाउनवर्ड टू द राइट। इस कर्व की विशेषता ये है कि ये कर्व जो है,
अब इसकी विशेषता देख लें, इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व which is downward to the right. What are the properties? इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण ये है कि ये निगेटिवली स्लोप्ड है। निगेटिवली स्लोप्ड मतलब दैट इज द स्लोप इज निगेटिव। इसका मतलब यह हुआ स्लोप इज निगेटिव का मतलब यह है एक्स और वाई जो एक्सिस है, इस एक्सिस, दोनों एक्सिस का जो रिलेशनशिप है वो निगेटिव है। निगेटिव है का इसका मतलब यह हुआ कि एक चीज जब बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और एक चीज जब घटती है तो दूसरी बढ़ती है। यस, निगेटिवली स्लोप या द स्लोप इज निगेटिव की का ये प्रॉपर्टी है। दैट इज कि जब 400 रुपए कीमत थी बाजार में सेब की तो खरीदने वाले कंज्यूमर ने 1 किलो खरीदा। जब कीमत कम हो गई तो डिमांड बढ़ गया, 2 किलो खरीदा गया, और कीमत कम हुई, जब 200 रुपए हो गई तो 3 किलो खरीदा गया उपभोक्ता के द्वारा। गोया ये चीज जब घट रही है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ रहा है। निगेटिव स्लोप का एक ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी एक गुण है। दूसरी चीज इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड को क्यों लिख दें, डिमांड ऑफ क्वांटिटी एप्पल इन केजी, दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको Q1, इसको Q1, Q2, Q3 एंड Q4 लिख दें। एक जनरल टर्मिनोलॉजी अगर इसका हम Q लिख दें, दैट इज क्वांटिटी of demand if equal to Q, and if price can be denoted as P, तो हमारे पास इक्वेशन होगा Q इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है यह प्राइस का उल्टा समानुपाती है, जिसे हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली क्वांटिटी डिमांडेड is inversely related to price, or that is quantity demanded is inversely related to price, that is कि quantity is proportional to 1/P। हम लोग अब इस जगह पहुंच गए हैं जहां पे हमने डिमांड और सप्लाई के रूल को एक मार्केट के एक्चुअल फिगर को लेते हुए, जो एक्चुअल हैपनिंग इन द मार्केट है, जो फिगर हम लोगों को मिला मार्केट के लिए, उस ऑब्जेक्टिव फिगर से हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को प्रमाणित करने की कोशिश किया कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो यही कहता है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस का। अब इसको जो हम लोगों ने प्लॉट किया है, ये DD1 जो हमारा डिमांड कर्व जो आया है, और ये इट इज़ द आउटकम ऑफ द मार्केट इंटरैक्टिव फोर्सेस। मार्केट का जो इंटरेक्शन हुआ है, जो मार्केट में जो चीज़ें क्रय और विक्रय हुई है, जो चीज़ें खरीदी गई हैं और बेची गई हैं, उसके बेसिस पर
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने उसको मार्क किया है, उस पर फिगर दिया है, और द डिमांड कर्व हैज इवॉल्व फ्रॉम दिस मार्केट इंटरैक्टिव फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड दिस प्राइस। हमने लॉ ऑफ डिमांड भी लिखा है, और लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा इसको रेक्टिफाई करना होगा कि ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्योंकि दो फैक्टर को लेकर के तो इसमें हम लोग चले ही हैं। एक फैक्टर है प्राइस, और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइस जो डिमांड का वैल्यू है वो हमें मिला है। तो डिमांड के लिए एक फैक्टर प्राइस तो यहाँ पर है ही है, लेकिन अभी जो कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि डिमांड किस चीज़ से असर लेता है, किस किस चीज़ से प्रभावित होता है, जो हमने देखा कि वो प्राइस अपने प्राइस से प्रभावित होता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के प्राइस से प्रभावित होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर उपभोक्ता की आमदनी आय से भी प्रभावित होता है, टेस्ट से प्रभावित होता है, प्रीफरेंस से प्रभावित होता है, नेसेसिटी से प्रभावित होता है, और ये प्राइस से तो प्रभावित होता ही है। ये तो बाजार का एक ऑब्जेक्टिव फिगर लेकर के हमने तो इसको ड्रॉ ही किया है। तो जितनी चीज़ों से प्रभावित होता है डिमांड, उसमें हम लोगों ने अभी जो रिलेशनशिप देखा है वो प्राइस, डिमांड का रिलेशनशिप प्राइस के साथ देखा है। तो इसके अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं या अदर फैक्टर्स हैं, उनको कांस्टेंट मानते हुए, अनचेंज्ड मानते हुए ये थ्योरी निकलकर सामने आई है। क्योंकि अभी हम लोग उपभोक्ता की आमदनी को, उसके टेस्ट को, उसके चॉइस को, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के प्राइसेस को हम लोगों ने उसको कंसीडर नहीं किया है, और उसको नहीं कंसीडर करने का के बाद एज ए कॉन्सिक्वेंस हमने जो हमारे सामने जो निकल के आई है डिमांड थ्योरी, डिमांड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, वो निकल के ये आई है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, ये दो चीज तो है ही है, इसके अलावा जितने फैक्टर्स हैं दैट रिमेनिंग कांस्टेंट, द डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। यानी हम इसको कह सकते हैं, हमने लिख दिया, और हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऑल द other factors remained unchanged। उनको, दूसरे फैक्टर्स को हम अनचेंज्ड मानते हुए, उसमें कहीं कोई तब्दीली, कोई भी बदलाव ना मानते हुए, उनको कांस्टेंट मानते हुए लॉ ऑफ डिमांड हमारे सामने निकल के आया है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, the demand is inversely proportional to the price, other factors remaining constant। तो यही हमारे लिए एक डिमांड की थ्योरी सामने निकल के आई, जो हमारे यहाँ, हमारे पूरी दुनिया में मान्य है, और वो थ्योरी आज भी इस मार्केट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सही साबित हो रही है कि द डिमांड is inversely proportional to the price. Demand of any commodity is inversely proportional to the price. So we have seen that the demand of any goods, any normal goods, is inversely proportional to its price. It is only in case of inferior goods, that is called Giffen goods, the demand is proportional to its price. That is when price diminishes, the demand also diminishes.
The Giffen Woods is attributed to Sir Robert Giffen, a Scotsman who was a statistician and economist, who first described the inferior goods. Sir Robert Giffen was a statistician and economist of Scotland who first described the inferior goods, and the property of this inferior goods, that is called Giffen goods, is that its demand decreases with the decrease in price. This is the speciality of Giffen goods. But to all normal goods, the demand has inverse relationship with its price. In this special case of apple, the demand of apple has very much inverse relationship with its price. That is, the demand of this apple is inversely proportional to its price, since apple is a normal goods. तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा देगी. It shall be helpful to the students. This video shall be useful and of much utility to the +2 level students, BCom and BA level students, and various technical, business and financial courses. If the video is helpful, please subscribe my channel, like it, and make a constructive comment so that I can prepare a better video in future. I think the video is not altogether free from mistakes or shortcomings, and it shall be a favor to me if the viewer point out the mistakes in the comment. I shall be grateful to those who shall point out my mistakes, and I shall be very much obliged to them. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी. जय हिंद.